राइजिंग पाकिस्तान के इस नशिस्त में हमने एक बहुत अहम मौजू पे बात करनी है और वो है हेपेटाइटिस सी, जिसका स्प्रेड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। दुनिया में कहते हैं कि टॉप 2-3 ममालिक में आता है, जिसमें हैप सी लोड पाकिस्तान के ऊपर है, यानी बहुत ज़्यादा मरीज हैं। इस हवाले से इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? अगर हेपेटाइटिस सी आपको या आपके ख़ानदान में किसी को हो जाए तो क्या ये ख़तरे की घंटी है, क्या ये मौत की घंटी है, या अब इसका इलाज बहुत तेज़ी से हो रहा है? इस सारी चीज़ पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये मुश्किल से अंग्रेजी का हमें आसान सा उर्दू तर्जुमा बताएं, हेमाटोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? हेमाटोलॉजिस्ट माहिर अमराज खून। माहिर अमराज खून, ओके, यानी ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनका माहिर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें आज हेपेटाइटिस सी पे, तो मैं चाहूँगी सबसे पहले हम नाम बहुत सुनते रहते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी। हेपेटाइटिस सी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये है क्या, ये बीमारी है क्या? जी, हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की इन्फेक्शन को कहते हैं, जिगर की इन्फेक्शन को कहते हैं। मुख्तलिफ वायरसेस हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस से भी हो सकता है, डी से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, और बी और सी जो हैं ये ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक वायरस हैं और इनका असर भी जो है वो काफ़ी अरसे तक इन्फेक्शन रहती है और देर में भी पता चलता है ज़्यादातर केसेस में, और उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जहाँ तक बी का ताल्लुक है, बी की वैक्सीन मौजूद है और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट मौजूद है। अच्छा, और वो क्या है? जी, जो हेपेटाइटिस, पहले तो बताएं कि क्या ये खतरे की घंटी है? यकीनन है, अगर ये डायग्नोसिस इसकी नहीं होती। अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अब इसका इलाज मौजूद है। उसकी कुछ दवाएं हैं, गोलियां होती हैं, वो आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें, चंद हफ्तों में मुकम्मल क्योर हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ये इलाज जो है ये बहुत सस्ता है। टोटल $35 का ख़र्चा आता है इसमें, और ये हुकूमत ये फराहम करती है ये अद्वियात। तो असल चीज़ ये है कि आपकी डायग्नोसिस हो जाए हेपेटाइटिस सी की, और उसके बाद आप इलाज करें बाकायदगी से, मुकम्मल क्योर हो जाए। किसी ज़माने में वो पता नहीं इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस और बाकायदा जैसे एक तरह की कीमोथेरेपी की तरह की वो चीज़ हुआ करती थी, तो वो अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब टीके लगवाने की ज़रूरत है गोलियों से। जी, ये चंद साल हुए ये नया इलाज जो है ये आ गया है सामने, और पाकिस्तान को ये बहुत ही कम उस पे ना रेट्स पे ये मिल गया एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है कि अफोर्डेबल हो गया है इसका इलाज, और ये मुकम्मल क्योर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, आपने जिस तरह से बताया कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, ख़तरनाक हो सकता है अगर आपका लेट डायग्नोसिस होता है। सो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि आप कह रहे बाज़ों का नहीं पता चल रहा होता, सो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो कि इंसान अपने अंदर देखे और उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? यही प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये साइलेंट इन्फेक्शन होती है, आपको हो जाती है हेपेटाइटिस सी और बहुत लंबे अरसे तक पता ही नहीं चलता है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि मास लेवल पे स्क्रीनिंग की जाए, केसेस डिटेक्ट किए जाएं, और जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनको ट्रीटमेंट के साथ लिंक कर दिया जाए और फॉलोअप किया जाए, और इस तरह से मुकम्मल इलाज होता क्या? सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या फील हो रहा होता है? अगर हों तो जॉन्डिस हो सकता है, या आपकी अगर हिस्ट्री है एक्सपोजर की, जिन रीजंस की वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। बदकिस्मती से ये ज़्यादातर केसेस जो हमारे यहाँ हैं वो हेल्थ केयर सेटिंग से ही लगती है हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन। ब्लड के जी, एक किसी को खून जैसे दिया जाता है, कंटेमिनेटेड ब्लड अगर है उससे हेपेटाइटिस सी हो सकता है, रीयूज ऑफ सिरिंजेस से हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब तो वो नहीं हो गया सिस्टम के, एक अगर आपने मुझे ब्लड दिया है तो मुझे ब्लड लगने से पहले वो स्क्रीन होगा? जी, स्क्रीनिंग यकीनन होती है तमाम ब्लड बैंक्स में, मगर जो स्टैंडर्ड ऑफ स्क्रीनिंग है वो मुख्तलिफ है। बाज़ सेंटर्स में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे स्क्रीनिंग हो रही होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स में, मगर अभी भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे मैनुअल स्क्रीनिंग किट्स पे वो स्क्रीनिंग होती है, और वो बड़ी ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही है मैनुअल किट्स वो गैर म्यारी हैं, बहुत सस्ती हैं, और अगर आप म्यारी मैनुअल किट्स को इस्तेमाल करें
तो वो उससे ज़्यादा महंगी होती हैं जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ब्लड बैंक्स में मैनुअल किट्स का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म किया जाए और कंसोलिडेटेड स्क्रीनिंग हो, बड़े बड़े सेंटर्स में स्क्रीनिंग हो, हर छोटे छोटे ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं, सबके सैंपल्स एक जगह चले जाएं और वहाँ पे स्क्रीनिंग हो, मेयारी स्क्रीनिंग हो, मेयारी किट्स हो, मेयारी इक्विपमेंट हो। जिस तरह से हमारे रीजनल ब्लड सेंटर्स का जाल फैलाया था हमने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम से पूरे मुल्क में, तो वो बड़े सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड की प्रोडक्शन का बेसिकली काम होता है और वहीं पे स्क्रीनिंग भी होती है और वहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, और ये बनी बनाई प्रोडक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो इससे ब्लड सेफ्टी ओवरऑल भी इम्प्रूव होती है और स्क्रीनिंग के स्टैंडर्ड्स भी बहुत बेहतर हो जाते हैं और हेपेटाइटिस सी का स्प्रेड कम से कम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कंट्रोल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने प्रोफेशनल लेवल पे एहतियात बता दी कि किस तरह से हम इसको फैलने से जो है वो बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि अगर एक शख्स को हेपेटाइटिस सी हो गया है तो उसको ऐसी कौन सी एहतियात है जो कि करनी चाहिए जिससे उसके बाकी के इर्द गिर्द के लोग, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, प्रोफेशनल सर्कल वो महफूज रह सके? सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे ही आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी होती है, प्राइवेटली भी अवेलेबल है और इक्वली गुड है। जी, वो दवाई तो वही है ना, दवाई वही है। तो आप के वही जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे इलाज कराएं, उनकी गाइडेंस में इलाज मुकम्मल करें, चंद हफ्तों का वो होता है, उसके बाद मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। अच्छा, ये इसका मतलब है कि प्राइवेट पैसे बहुत ज्यादा खर्च के आपको दिल को तसल्ली देनी है तो आप प्राइवेट कराएं, दवाई वही है जो सरकार देगी। वही है, वही है। ओके, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कमिंग बैक टू सबीन्स क्वेश्चन, क्या डाइट में कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए, मतलब क्या इस तरह की चीजों से भी इलाज हो सकता है या इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि हैप सी हो गया तो क्या खाना है क्या नहीं खाना? नहीं, वो ऐसा मसला नहीं है। मेन फोकस होना चाहिए कि ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसी तरह से बाकायदगी से इलाज करें और जब इलाज मुकम्मल हो जाता है तो आप मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसको इतना खतरे की घंटी क्यों कहा जाता है? ये क्या आगे चल के कैंसर में बदल जाता है? जी जी, बिल्कुल, ये है, खतरे की घंटी है। अगर ये डायग्नोज नहीं होता है, और ज़्यादातर केसेस में पाकिस्तान में नहीं डायग्नोज होता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ये इन्फेक्शन हो गई है और कई साल लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये नहीं पता चलता और इसके फिर नेक्स्ट स्टेज ये होती है अगर इलाज नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं चला तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है, फिर उसमें से बहुत सारे केसेस सिरोसिस में चले जाते हैं और फिर उसमें से केसेस जो हैं कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 15 से 20 साल इसमें लग सकते हैं और हमारे यहाँ क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप सोचें कि आने वाले वक्तों में पूरे हेल्थ केयर के निज़ाम के ऊपर कितना बोझ पड़ जाएगा सिर्फ एक इस बीमारी की वजह से। बर्डन ज़्यादा हो गया का क्या मतलब? बर्डन ज़्यादा हो गया का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब नंबर 1 पे आ गया है हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शंस पे। पहले चाइना था और चाइना का आप सोचें कि आबादी जो है पाकिस्तान से 5-6 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे उन्होंने क्योंकि कंट्रोल कर लिया है तो वो कम हो गया है। हमारे यहाँ बढ़ रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें? जी हाँ, इस वक्त पाकिस्तान में नंबर ऑफ पेशेंट सबसे ज़्यादा है जी, कोई 10 मिलियन से ज़्यादा का तखमीना है और हमारे यहाँ अभी जो है ना सर्वे होना ज़रूरी है। जो आखिरी सर्वे हुआ था कोई 15 साल पहले हुआ था, तो मगर ये जो तखमीने हैं ये फेयरली एक्यूरेट होते हैं और मगर इसमें ये बात है कि अच्छी बात ये है कि हमारे पास सक्सेसफुल एग्जांपल्स मौजूद हैं पाकिस्तान में भी। जैसे हेपेटाइटिस बी चंद साल पहले बहुत बड़ा मसला था, मगर कोई 20 साल पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शुरू हो गई तो यंग जो जनरेशन है उसमें हेपेटाइटिस बी कंट्रोल हो गया। मगर एडल्ट पॉपुलेशन में एग्जिस्टिंग केसेस जो थे वो मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनल अगर मॉडल देखें हम तो इजिप्ट में बहुत बड़ा मसला था हेपेटाइटिस सी का। वहाँ पे किसी ज़माने में मास इम्यूनाइजेशन हुई थी, शिस्टोसोमियासिस एक बीमारी होती है, उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन्स दी गई, वो सिरिंजेस रीयूज़ हुई और पूरे मुल्क में हेपेटाइटिस सी फैल गया बुरी तरह से। मगर 2016 में वहाँ पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि इसको ख़त्म करना है। ठीक है। और वो कामयाबी से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और 2030 तक वहाँ पे हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट हो जाएगा।
अच्छा, हम सरकारी सतह पे आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कंसल्ट कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी आप जैसे प्रोफेशनल्स से मशावरत लेती रहती है इन डिफरेंट कैपेसिटीज ओवर द इयर्स, हम देखते चले आ रहे हैं। आर यू होपफुल? जी, ये हुकूमत पाकिस्तान की वजारत सेहत की एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है हेपेटाइटिस की, मैं भी उसका मेंबर हूँ ब्लड सेफ्टी एक्सपर्ट के तौर पे। उसकी मीटिंग्स होती रहती हैं और 2019 में एक बहुत बड़ी कंसल्टेशन हुकूमत ने मुनक़िद कराई थी नेशनल लेवल की, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की, और ये जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है, उस मौके पे की थी। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आए थे, स्पेशली इजिप्ट से आए थे, और बाकी उन्होंने अपना मॉडल बताया। जी, वो शेयर किया था, और वो ये अब 3 साल हो गए इस बात को, तो उस वक्त वो कामयाबी के पाथ पे जा रहे थे और अब वो कामयाब हो भी चुके हैं। तो यही एग्री किया गया था, 2-3 दिन की ये मीटिंग थी, कि पाकिस्तान में भी वही मॉडल अप्लाई किया जाए, जिसमें केस डिटेक्शन, मास स्क्रीनिंग, केस डिटेक्शन और डिटेक्शन ऑफ द पॉजिटिव केसेस, उनकी लिंकेज हेल्थ सिस्टम के साथ, ताकि उनको ट्रीटमेंट दी जाए और फॉलोअप किया जाए और इस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो ये प्लान बना था उस वक्त, और इसमें वर्ल्ड बैंक और दूसरे भी आलमी इदारों ने पूरी सपोर्ट कमिट की थी। बदकिस्मती से उसके बाद कोविड आ गया और हमारी सारी तवज्जो उस तरफ चली गई। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि जिस तरह से हुकूमत ने कोविड पे बहुत अच्छी तरह से कामयाबी से काबू पाया, नेशनल लेवल का एफर्ट था, सारे प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट और सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के उसको कंट्रोल किया, और हम हेपसी को भी उसी तरह से प्रायोरिटाइज करने की और इसके अलावा पोलियो पे भी जो काम हो रहा है वो भी बहुत हाई लेवल पे हो रहा है और कामयाबी से हो रहा है। वो मॉडल हेपेटाइटिस के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि वो बस एक ऐसी खबर होती है कि वो हमसाए भी आके कहते हैं हाय 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 लाला रफीक और तो नहीं बचे सन जी, अच्छा थोड़ा की हाल है। यानी उस पेशेंट के साथ जो हमारा रवैया है, वो चाहे कैंसर हो चाहे हेपेटाइटिस सी हो, तो बस वो कहते हैं अच्छा जी बस अब कफन दफन का इंतजाम कर लो। मतलब हम एक्चुअली उस खानदान को और उसको, चाहे HIV एड्स हो, चाहे कैंसर हो, हेपेटाइटिस सी हो, इसी तरह एक दो और बीमारियां जो शायद आप बेहतर तौर पे कह सकते हैं। तो इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देंगे कि अगर किसी घर के अंदर कैंसर या हेपसी या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, लिवर फेलियर या गुर्दों का फेलियर, तो किस तरह से नफ्सियाती तौर पे पेशेंट को हैंडल किया जाए? जी, ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का मसला हेपेटाइटिस में भी किसी हद तक है, HIV में तो बहुत ज़्यादा है, मगर बाकी ममालिक में भी बहुत ज़्यादा ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन था HIV के ख़िलाफ़। वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन्स और पॉलिसीज़ बनाई, स्ट्रेटजी बनाई और उस पर कंट्रोल कर लिया। आपको याद होगा, नहीं आपके उससे भी पहले की बात है कि ट्यूबरक्लोसिस पे भी किसी ज़माने में बहुत स्टिग्मा अटैच था 50-60s वगैरह में, मगर कि TB का पेशेंट है तो बस उसे मिलना ही छोड़ देते थे सब। जी, मगर उसके बाद उसका इलाज आ गया, कंट्रोल हो गया। हालांकि ये ट्यूबरक्लोसिस अभी भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, मगर जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनका इलाज होता है और वो सेहतयाब हो जाते हैं चंद महीने में। तो ज़रूरत इस बात की है कि हेपेटाइटिस के बारे में भी सही तरह से आगाही फैलाई जाए और स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को, जो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, इसको इसी लेवल पे कंट्रोल किया जाए और इलाज पे फोकस किया जाए हेपेटाइटिस सी के। कोई वजह नहीं कि इजिप्ट और चाइना की तरह से हम भी इस बीमारी पे काबू ना पा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अभी स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करें साथ साथ, तो एक चीज़ कही जाती है कि जब भी कोई वायरल डिजीज़ होती है, स्पेशली अगर हेपेटाइटिस सी भी है, सो कहा जाता है कि आप एक बर्तन में नहीं खाएं, एक ग्लास में पानी ना पिएं। तो जब मैं आपसे एहतियात की बात करी थी, क्या उसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि आप अपने बर्तन अलग कर लें ताकि वो वायरल जो है वो किसी और को ना लगे? क्या ये भी इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं पेशेंट को, या ये एहतियात ज़रूरी जी होती है? ये वाली एहतियात की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से हेपेटाइटिस सी नहीं फैलता। हमें एहतियात करनी चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग्स में, वहाँ से बेसिकली ये हेपेटाइटिस सी फैलता है।
सिरिंज के यूज़ में केयरफुल होना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करनी चाहिए, सिरिंजेस को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, रिसाइकल नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं तो सिर्फ क्वालिटी के ब्लड बैंक जो हैं वहाँ का ब्लड इस्तेमाल होना चाहिए। डेंटल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इंश्योर करें कि स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। कोई एंडोस्कोपीज वगैरह करा रहे हैं तो भी अच्छा, बर्तन शेयर करने या गिलास शेयर करने से कोई नहीं फैलता, ऐसा नहीं है। और मेरा ख्याल है यहाँ पे वैसे फिर आपके जो सारे प्रोफेशनल्स हैं उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जो डेंटिस्ट हैं या जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो अमला है उन पे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि एक आम शहरी तो जाके एक एक चीज चेक नहीं कर सकता कि अच्छा मुझे सिरिंज चेक कराओ, मुझे ये चेक कराओ। तो वो तो जिम्मेदारी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी है। जी, उनकी भी है, हुकूमत की भी है। बेसिकली हमें निज़ाम सही करना है। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे वो 3-4 साल पहले वो प्लान बना था 2019 में, उस प्लान को पे अमल दरामद शुरू हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी सतह पे नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जाए। किसी ज़माने में था हमारे यहाँ कोई 15-20 साल पहले वो था, मगर अब वो नहीं है। अब नई स्ट्रेटजी के साथ। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं, बल्कि मुझे कंट्रोल रूम बता रहा है कि भरमार हो गई है सवालों की, लेकिन हम कुछ सीधा सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। गुलाम अवैस जी समुंदरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप पे 2 बड़े अच्छे अहम सवाल किए। उन्होंने कहा हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन एक बार खानी पड़ती है या सारी उम्र खानी पड़ती है, और या कुछ लोग कहते हैं कि 6 महीने का कोर्स होता है, तो इसके बारे में जरा जी चंद हफ्तों का कोर्स है, मगर ये जो है ना, सबसे पहले आपकी डायग्नोसिस जो है वो रिकन्फर्म होनी चाहिए, और आपका बाकायदा बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस बाकी भी होनी चाहिए, और ये काम जो है आपका जो मुआलिज है वो प्रॉपर्ली करेगा। लेकिन सारी उम्र की मेडिसिन तो नहीं, सारी उम्र की नहीं है। एक दफा वो HIV के एड्स की ट्रीटमेंट की है। HIV सारी उम्र की। हैप सी जो है वो ये क्योरेबल है, और एक दफा नेगेटिव हो जाए तो फिर वो नेगेटिव मुकम्मल आप सेहतयाब हो जाते हैं, पूरी उम्र के लिए आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, दूसरा सवाल हमें सरगोदा से अली हैदर साहब ने किया है। कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो कहा जाता है कि साल में एक बार खून जरूर देना चाहिए, अब ये हैप सी से रिलेटेड सवाल नहीं, एज ए हेमेटोलॉजिस्ट आपसे सवाल है, और ये इंसान की सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है कि वो खून अतिया करे, खून डोनेट करे, इसके बारे में रहनुमाई करें कि क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं, एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा देना चाहिए। अच्छा, ओके। हर 3 माह बाद खून का अतिया दे सकते हैं। तो रेगुलर ब्लड डोनर हम उसी को कहते हैं जो कम से कम साल में 2-3 दफ़ा ब्लड डोनेट करे। अच्छा। और खून का अतिया देने से आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी सेहत को क्या फ़ायदा होगा। आप खून का अतिया इसलिए देते हैं कि किसी और की जान बचाएं, तो उस सोच के साथ ब्लड डोनेट करें। लेकिन अपनी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। ये आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आपका प्रॉपर्ली, जो अच्छे ब्लड बैंक हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एवेल्युएट किया जाता है। आपसे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, वो पूछी जाती हैं, जिससे पता करने की कोशिश की जाती है कि आप में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिससे आपके डोनेटेड ब्लड से मरीज़ को नुकसान पहुँचे, या ब्लड डोनेशन से आपकी सेहत पे मनफी असर हो। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ब्लड, आपने कहा ना हर 3 मंथ्स के बाद देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हो तो वो कहते हैं अच्छा बार बार हम खून देंगे तो हमारी बॉडी फूलना शुरू हो जाएगी, हमें मोटापा होना शुरू हो जाएगा। सो ये कुछ आई डोंट नो, आप बेहतर बता सकते हैं क्या ये भी स्टीरियोटाइप है? और इसी वजह से मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं ना कि हम अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, दूसरे का फ़ायदा देखना चाहिए, तो आई बिलीव कि किसी दूसरे की जान बचाने से हम अपने आप को रोक देते हैं। जी, ये मैं जानता हूँ लोगों को जो 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, इवन 150 दफ़ा खून दे चुके हैं जिंदगी में। जी, तो इसी तरह से हैं। अगर ये खून देने से बंदा फैल जाता है या तो उसका वजन बढ़ जाता है, तो ये सब लोग फट चुके होते हैं अब तक। तो ऐसी कोई बात वो अगर आप किसी को जानते हैं ना, तो वो उनका फैलने की वजह खून देना नहीं होगा, वो जो बाकी जो उनकी डाइट कंट्रोल में नहीं है वो उसकी वजह से खून उन्होंने दिया होगा, तो आपने उसको लिंक कर दिया कि उन्होंने खून दिया था इसलिए मोटापा हो रहा है। अगर आप सेहतयाब हैं और आपको डॉक्टर ने देख लिया है, एवेल्युएट कर लिया है, फिटनेस आपकी चेक कर ली है, तो फिर आप खून देते रहें और आपकी सेहत पे कोई मनफी असरात नहीं होते। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वो सही मानों में जो उर्दू में कहते हैं ना, सहर हासिल गुफ्तगू, इसलिए कि बहुत से गुत्थियां आपने सुलझाई, बहुत से जो मिसकंसेप्शंस थी उनको दूर किया,
खून देने के हवाले से, हेपेटाइटिस सी के हवाले से आप से गुजारिश यही है कि आज जो डॉक्टर साहब ने बातें की, अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, दफ्तर में अगर किसी को हेपेटाइटिस सी है तो खुदारा उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज है और किसी के साथ जैसे अभी सबीन बात कर रही थी कि बर्तन शेयर करने या पानी का गिलास शेयर करने या हाथ मिलाने या बगलगीर होने ऐसे ये बीमारी नहीं फैलती, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट भी हमें नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबीन ब्रेक पे जाना है? बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाना है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बढ़ेंगे आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट की जानिब जो है सोशल मीडिया सेगमेंट। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें।